जय हिंद साथियों। चलिए, भारत एक संक्षिप्त परिचय। आज की वीडियो का एक मेन टॉपिक है दोस्तों। भारत से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी वो आप सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी विद फैक्ट। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए खास ना हो तो कहना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक आपको जब करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपको तब करना है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको लगे कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्रत्येक एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आपकी दोस्तों मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत का दोस्तों संक्षिप्त परिचय हम देख रहे हैं। भारत में दोस्तों इस समय 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाई, राज्यों के बारे में भी सबसे पहले बता देना जरूरी है। ये कैसे हैं 28 राज्य? कुछ समय पहले 29 राज्य थे। इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ में मैं बताऊंगा क्वेश्चन अनुसार, ठीक है, यानी क्वेश्चन अनुसार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 32,87,782। ठीक है, 32,87,782 जो किलोमीटर का एरिया है ना दोस्तों, इसमें फैला हुआ है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, क्षेत्रफल। और ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.27% है। कितना है? 2.27%। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान की। ठीक है, तो भाई विश्व के 2.27% पर भारत जो है स्थित है। ठीक है, यानी उसका जो क्षेत्रफल है 2.27% है भारत का। और स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां। अब इससे पहले 7 देश सुन लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्थान रूस का, दूसरा स्थान कनाडा का, तीसरा स्थान चीन का, चौथा स्थान दोस्तों अमेरिका का है, पांचवा ब्राजील का हो गया, ठीक है, छठा ऑस्ट्रेलिया का और सातवां आता है भारत का। एक बार फिर से सुन लीजिए, रूस पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां दोस्तों हो गया भारत। अब इसके बारे में थोड़ा आप लोग थोड़ी सी जानकारी और डिटेल के साथ में रखिएगा। ये क्षेत्रफल की बात हो गई। देखिएगा, भारत के 17 पड़ोसी जो राज्य है ना, ठीक है, यानी भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। आपसे पूछेगा भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? 17। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड, ऐसे कितने देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे कुल मिलाकर दोस्तों 7 देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। देखिएगा, जो भारत की प्रमुखवर्ती सीमा क्षेत्र है ना, उसमें कौन कौन से लगे हुए हैं। देखिएगा, 7 देश लगे हुए हैं भारत की सीमा से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे ज्यादा दोस्तों जो सीमा लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में आप लोग याद रखिएगा कि कुल मिलाकर 7, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर 7 देशों की सीमा और भारत की 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से दोस्तों मिलती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका? चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिएगा, भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं बात करें दोस्तों हम देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। क्लियर हो गया? देखिएगा, भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया गया है? 82 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी और मिर्जापुर नामक दोस्त स्थान है, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री यानी कि 82 सही 1/2 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर से दोस्तों भारत का मानक समय लिया गया है। और भारत दोस्तों जो ग्रीनविच का, जहां से मतलब जो ग्रीनविच है लंदन में, ठीक है, उससे उसके समय से दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे दोस्तों उससे आगे है ग्रीनविच के समय से, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर। और वहीं बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से दक्षिण में थोड़ी ज्यादा है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व का मतलब अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम का मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा? गुजरात। ठीक है, ये हो गया।
ऊपर क्या हो गया भाई, उत्तर से ऊपर उत्तर हो गया, तो उत्तर में हो गया जम्मू कश्मीर, और नीचे दक्षिण में दोस्तों क्या हो गया, मतलब तमिलनाडु या कन्याकुमारी के आसपास। ठीक है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर का ये दायरा रहेगा आपका। चलिए इससे आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें एक नजर में देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, वैसे तो छोटे मोटे तो बहुत सारे हो रहे हैं, 1200 कुछ के करीब हो रहे हैं, लेकिन मेन रूप से जो द्वीप है वो है 247 द्वीप। ठीक है, 247 द्वीप हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से भी 247 में से भी आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बंगाल की खाड़ी में कितने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में है 204, और अरब सागर में पूछा जाता है कि अरब सागर में कितने, 43। वहीं एक क्वेश्चन ये उठ के आता है दोस्तों कि जो लक्षद्वीप है इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो कितने, 204, 43 किस में है दोस्तों, अरब सागर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, उसकी कुल सीमा जो समुद्र से है दोस्तों वो 200 समुद्री मील है, तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट, भारत के वे राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कुल मिलाकर भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों, वो कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल की कहाँ, झारखंड की कहाँ, इन सभी राजधानियों को दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए भारत के प्रमुख पर्वतों पर एक नजर डालते हैं कि भारत के प्रमुख पर्वत कौन से हैं। तो पर्वत है हिमालय, काराकोरम, अरावली, विंध्याचल। सबसे पुराना दोस्तों कौन सा है, अरावली, और नवीनतम कौन सा है, हिमालय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय, और पुरानी सबसे पुरानी कौन सी है, वो है अरावली। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट, नीलगिरी की जो पर्वत है वो भी है पर्वत श्रेणियां, अन्नामलाई की, ठीक है, पालनी की, नालामाला की, इलायची की, मैकाल की। तो ये हो गए प्रमुख पर्वत। चलिए अब प्रमुख पर्वत शिखर देखते हैं दोस्तों। तो प्रमुख पर्वत शिखर है भारत के कौन से, देखिए विश्व का तो आपको पता है माउंटेन एवरेस्ट हो गया, लेकिन भारत की बात चल रही तो भारत के प्रमुख पर्वत शिखर है दोस्तों। सबसे पहला K2 गॉर्डिंग एस्टिंग आता है, जिसकी दोस्तों जिसे माउंट K2 भी बोलते हैं, याद रखिएगा K2। ठीक है, माउंट K2, इसकी जो ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर है, याद रखिएगा। कंचनजंगा उसकी ऊंचाई 8698 मीटर है। नंगा पर्वत इसकी ऊंचाई 8120 मीटर है। नंदा देवी पर्वत दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है 917 मीटर है। अन्नपूर्णा इसकी जो ऊंचाई है 8076 मीटर है। मानसालू इसकी ऊंचाई दोस्तों 8156 मीटर है। ठीक है, मैकालू या मैकाले के जो दोस्तों पर्वत शिखर है इनकी जो ऊंचाई है वो है 8078 मीटर, और कामेत की 7756 मीटर। तो ये प्रमुख पर्वत शिखर होगी, एक नजर में बिल्कुल आप कवर कीजिएगा। सॉरी फॉर दैट। प्रमुख भारत की नदियों को देख लीजिए, भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों सिंधु, सतलज, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोमती, घाघरा, गंडक और चंबल। ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। बिल्कुल पूरी जो नदियां हैं ना इनको विस्तार पूर्वक मैं एक वीडियो में आप सभी को कवर कराऊंगा। ठीक है, और कवर करा भी चुका हूं, और जो बचा कुचा मामला उसे कवर करा दूंगा। नेक्स्ट भारत की प्रमुख झीलों को देखिएगा कि भारत की प्रमुख झील कहां पर है। देखिएगा भारत की प्रमुख झील डल झील, बुलर झील ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सांबर झील राजस्थान में है। लोकटल झील दोस्तों मणिपुर में। ठीक है, एक है पिघेरना झील, ये बेबनाड मतलब बेबनाड झील दोस्तों कहां पर है, ये केरल में है। कोलेरुल झील महाराष्ट्र में है। चलिए भारत की शासन प्रणाली पूछी जाती है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। भारत की राजधानी जो दिल्ली बनाई गई है कब बनाई गई थी, तो 1911 में अंग्रेज महाराजा थे जॉर्ज पंचम, उन्हीं के शासनकाल में दोस्तों राजधानी दिल्ली बनाई गई थी 1911-1912 में। यदि आपको 1911-1912 डैश लगाकर ऑप्शन मिलता है तो ये टिक करिएगा, और नहीं मिलता है तो आपको 1911 ऑप्शन को लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को मैं बता दूं,
अगला क्वेश्चन, भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो भारत में दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप कहोगे भाई 8 क्यों है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे 5 अगस्त 2019 को जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार। दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को मैं यहां पर बताऊंगा। देखिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 खंड किए गए थे, ठीक है, वहां से जो धारा 370 लगी हुई थी, ठीक है, धारा 370 जो लगी हुई थी उसे हटाया गया था, ठीक है, तभी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों 5 अगस्त 2019 को वहां से धारा 370 हटाकर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का दोस्तों जो ऐलान था वो किया गया था, लेकिन वो लागू हुआ था वो प्रस्ताव 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको एक पॉइंट बनाकर याद रखना है। लेकिन 2020 में दोस्तों हुआ क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश से दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली इनको एक कर दिया गया है, तो इसलिए वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। क्लियर हो गया? देखिएगा भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो वो है संसद। संसद का दोस्तों जो गठन है वो 79 यानी कि 79वें अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिएगा संसद के अंग कौन कौन से हैं दोस्तों? संसद के अंग हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा दोस्तों जो जिसे हम निम्न सदन बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, ठीक है, और राज्यसभा जिसे हम दोस्तों उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है, और इसके सदस्य बनने के लिए उम्र भी आपको कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और वहीं राज्यसभा का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए दोस्तों आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों आर्टिकल की, तो राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि 52 में राष्ट्रपति है। राज्यसभा दोस्तों आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है, यानी अनुच्छेद 81 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, ठीक है, कितनी है? 545 है कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या। चलिए पूरी डिटेल में यहां आप सभी को बताऊंगा कि कैसे 545 हैं, कहां से कितना कितना इसमें लिया गया है, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा में कितना है? 245 है। तो चलिए दोस्तों जो लोकसभा है ना, ये आर्टिकल 81 में तो है। अब आप लोग सुन लीजिए, इसमें जो कुल सदस्य हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने चल रहे हैं? 545। ये कब तक रहेंगे? 2026 तक 545 का ही प्रस्ताव रहेगा। और एक चीज पूछी जाती है दोस्तों, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में? तो याद रखिएगा 552 इसमें अधिक से अधिक हो सकते हैं। वैसे जो इसकी सदस्य संख्या है ना कुल 550 है, आप लोग ऐसे लगाइएगा। आपसे पूछे कि अधिकतम कितना हो सकता है, तो 552, ठीक है। और वर्तमान में कुल कितनी लोकसभा की सदस्य संख्या है? वो 545। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, ठीक है। अब इस 545 का आप लोग जान लीजिए कि 545 ये कहां से मिलकर बनती है दोस्तों। इसमें 543 अधिकतम, ठीक है, 543 जो अधिकतम आती है वो राज्य है, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे कितनी? 545, ठीक है। इसमें भी 545 में भी होता क्या है? 530 आती हैं दोस्तों राज्यों से और 13 ली जाती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस प्रकार, और 2 होते हैं दोस्तों इसमें क्या? आंग्ल समुदाय के, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इसमें दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कुल मिलाकर संसद में 14 सदस्य मनोनीत करता है। तो 530 आती हैं राज्यों से, 13 आती हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 होते हैं आंग्ल समुदाय के सदस्य। वही बात करें दोस्तों अधिकतम जब 552 होगी तब कैसे, ठीक है, इसकी जगह अगर 552 से कैलकुलेट किया जाए तब कहां से कितनी आएंगी? देखिएगा 550 आएंगी अधिकतम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। इनमें 530 आएंगी राज्यों से और 20 आएंगी केंद्र शासित प्रदेशों से। कितनी होगी? 550। और इसमें 2 आएंगे दोस्तों आंग्ल समुदाय के कैंडिडेट, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के कैंडिडेट, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाई, 552 का प्रोसेस भी समझा दिया, 550 का प्रोसेस भी समझा दिया। यह निम्न सदन होता है, निचला सदन, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लोकसभा के। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है,
ठीक है, मूल संविधान में 500 इसकी संख्या थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे बढ़ाकर 550 कर दिया गया था। तो भाई क्लियर हो गया ये पॉइंट, आप सभी को बहुत बढ़िया मतलब जानकारी दोस्तों इसमें मैंने आप सभी को उपलब्ध कराई है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, कुल राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 245। वैसे होते कितने हैं? 250, लेकिन 2026 तक कितने रहेंगे? 245 रहेंगे 2026 तक। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता? 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य मतलब कहां से आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो एक विशेष योगदान जिन्होंने दिया हो, तो दोस्तों उन 12 जो इसमें सदस्य हैं उनको शामिल किया जाता है जिन्होंने अच्छा योगदान दिया हो। क्लियर हो गया? देखिएगा, एक वर्ष में दोस्तों 2 बार अधिवेशन, यानी कि 2 बार अधिवेशन करना जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। ठीक है, देखिए अब मैं आप सभी को सदस्य संख्या समझा दूं। जब 245 रहेंगे तो कहां से कितने लिए जाएंगे? देखिएगा, जब 245 रहेंगे तो 233 लिए जाएंगे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से। ठीक है, 12 इसमें कौन करता है दोस्तों? 12 करता है राष्ट्रपति। अब 233 हो गए, ये कहां कहां से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें भी दोस्तों 229 लिए जाएंगे कहां से? राज्यों से, और 4 लिए जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 229 यानी कि 229 किससे? राज्यों से, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। कुल मिलाकर कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से? 233। 12 कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। ये क्लियर हो गया? ये तो हो गया 245 का। ठीक है, लेकिन अधिकतम दोस्तों इसमें कितनी होती है? 250 होती है अधिकतम। ठीक है, 250 जब कैंडिडेट अगर होंगे तो कहां से कितने लिए जाएंगे? 238 लिए जाएंगे दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। 12 राष्ट्रपति इसमें मनोनीत करेगा ही करेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 238 में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यदि अलग किया जाए तो 234 आएंगे राज्यों से और 4 आएंगे दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर हो गया? तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आप सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं। देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति पद का दोस्तों जो उल्लेख है वो आर्टिकल 63 में है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य सेवा में निवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य दोस्तों इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए राज्यसभा कमी न भंग होने वाला सदन है तथा इसलिए इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आप सभी को थोड़ा तिरंगा के बारे में बता दूं। देखिएगा दोस्तों, जो भारत की राष्ट्र ध्वज है, भारत का जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, इससे 22 जुलाई, ठीक है 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया? इसे कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था इसे। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? उसका अनुपात होता है दोस्तों 3:2 में, यानी 3:2 में। क्लियर हो गया? देखिएगा, जो राष्ट्र ध्वज है इसके बीच में चक्र होता है, उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। क्लियर हो गया? और इसमें ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग और नीचे दोस्तों हरा रंग इसमें होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। इसलिए इसमें 3 रंग है तो इसे तिरंगा कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। राजकीय चिन्ह है, ठीक है, वो है भारत का शीर्ष स्तंभ सारनाथ में। ठीक है, शीर्ष स्तंभ दोस्तों सारनाथ में है। अब याद रखिएगा, ये जो शीर्ष स्तंभ है, ठीक है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लिख लीजिएगा। ठीक है, राजकीय चिन्ह शीर्ष स्तंभ जो सारनाथ में है, ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन के जो रचयिता थे दोस्तों वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। या फिर राष्ट्रगान जन गण मन जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिएगा, भारत के अलावा इन्होंने एक और देश यानी बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं राष्ट्रगान के बारे में आप सभी को बता दूं। देखिए, राष्ट्रगान गाने की दोस्तों जो अवधि है वो है 52 सेकंड। लेकिन जैसे कि बाह्य
जो आक्रमण हो गया, यानी आपात जैसी स्थिति भारत में है, दुविधा उत्पन्न है भारत में, ठीक है, किसी ने बाह्य आक्रमण कर दिया, तो इसे मात्र 20 सेकंड में गाया जाएगा, याद रखिएगा। तो इसकी बाह्य आपात के समय यानी जो विपत्ति का समय होगा, संकट का समय, उसमें केवल 20 सेकंड में इसकी पहली और अंतिम लाइन गाकर इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसे 24 जनवरी 1950 को हिंदी, ठीक है, हिंदी संस्करण, ठीक है, हिंदी संस्करण में भारत के राष्ट्रगान को दर्जा दोस्तों दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तथा यह 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों गाया गया था, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसका प्रकाशन भी हुआ था, एक लोग मतलब एक बार इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, इसका प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नाम के शीर्षक से भी हुआ था राष्ट्रगान का, ठीक है। संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को भाई याद रखना है, बहुत बेशकीमती ये क्वेश्चन थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम, रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब राष्ट्रीय गीत के बारे में सुन लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख आनंदमठ उपन्यास में मिलता है। यह सर्वप्रथम 1896 में, ठीक है, याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं 1896 में, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये सबसे पहले कहां पर, मतलब किस में गाया गया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ये क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के पहले गायक यानी राष्ट्रीय गीत गाने वाले पहले जो गायक थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे। इसमें मतलब जो राष्ट्रगीत दोस्तों, इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो किया है श्री अरविंदो ने, ठीक है, श्री अरविंदो ने राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो है बाघ, जिसे पैथर टाइग्रिस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये कब बना था? 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ बना था, और 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था दोस्तों शेर। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है, जिसे पावोक्रेटस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सुन लीजिए। 26 जनवरी 1963 की बात है, ठीक है, जब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया था और उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है दोस्तों उसे घोषित किया गया था। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहां से देखिएगा, राजभाषा हिंदी, ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी कब घोषित की गई? तो याद रखिएगा 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों घोषणा कर दी गई थी अनुच्छेद 343 में, ठीक है, हिंदी भाषा को जोड़कर इसे भारत संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। लेकिन समय इसमें लगा दोस्तों, समय लगा 26 जनवरी 1965 को इसे राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, यानी घोषित इसे पूरी तरीके से कर दिया गया था। अब हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए, क्योंकि हिंदी दोस्तों भारत की राजकीय भाषा है, तो जब राजकीय भाषा है, राजभाषा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में 56% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, भारत में 56% लोग, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बांग्ला बोली जाती है, तीसरे नंबर पर तेलुगु बोली जाती है भारत में। क्लियर हो गया भाई। तो 56%, और विश्व में दोस्तों 4.46% लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व में दोस्तों चौथे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। अब तीसरे नंबर तक कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले दोस्तों चीनी मदारिन बोली जाती है, सबसे पहली भाषा विश्व में बोली जाती है चीनी मदारिन। 14% लोग विश्व के चीनी मदारिन भाषा बोलते हैं। दूसरी भाषा बोली जाती है दोस्तों स्पेनिश, विश्व के 5.58% लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं, और स्पेनिश सबसे ज्यादा बोले जाने में विश्व में दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर दोस्तों अंग्रेजी है, विश्व में सभी मिलाकर 5.52% लोग अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं, और अंग्रेजी बोले जाने के क्रम में तीसरे स्थान पर है। वहीं बात करें दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी सर्वाधिक बोले जाने में 4.46
परसेंट के साथ चौथा स्थान लिए हुए है। यानी हिंदी दोस्तों बोले जाने के मामले में विश्व में अपना चौथा स्थान लिए हुए है। सबसे ज्यादा दोस्तों भारत में बोली जाती है, 56% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। सबसे ज्यादा हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरे नंबर पर तेलुगु बोली जाती है। हिंदी 26 जनवरी 1965 को राजकीय भाषा दोस्तों घोषित की गई थी तथा हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो देवनागरी है। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सुन लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, भारत का राजकीय फल कौन सा है, तो वो है आम, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। ठीक है, राष्ट्रीय फूल या कमल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, तो राष्ट्रीय दोस्तों मिठाई क्या है, जलेबी। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय जो दोस्तों सब्जी है वो है भिंडी। तो दोस्तों भारत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी भी लगेगी, क्योंकि इसमें A to Z मैंने आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।